हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का विवे एंड शॉर्ट लॉन्ग को यानी क्वेश्चन को यानी हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपको बता दें कि इसमें सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को यानी कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग हम पार्ट वाइज जो है प्रोवाइड करेंगे। लगभग सभी चैप्टर से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले। आपको बता दें कि इन सारे क्वेश्चन को तैयार करने हम लोग कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा यानी तैयार किया गया यानी प्रश्न है। आपको यहां से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, कॉपी और कलम के साथ बैठिए, पहले आपको समझना है, उसके बाद इसको नोट कर लेना है। आप लोग बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, क्योंकि आपका एक एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको लगभग 60 से 70% जो है आपको यानी क्लास में ही क्वेश्चन याद होने वाला है। तो बिल्कुल आपको रिलैक्स होकर बैठना और आराम से यानी सुनना है, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी और कलम नहीं है तो कॉपी और कलम को लेकर आइए और आराम से बैठिए। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आपके डिमांड पे हम ये क्लास लेकर के आए हैं। तो मेरा भी आपसे एक मेरा डिमांड है कि हर एक बच्चे को 10-10 फ्रेंड को यानी आपको शेयर करना। जो बच्चे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप लोग लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे से अच्छे यानी कंटेंट आप लोग के लिए लाने के लिए। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बताओगे कि इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 को आज यानी कवर करने जा रहे हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो डियर स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे आप देख पा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से यानी क्या समझते हैं, यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप यानी क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको यहां समझ में आ रहा होगा। देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र हम लोग यानी किसको कहेंगे? लोकतंत्र में शासन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में, सार्वजनिक मामलों में एवं नीति निर्माण में भागीदारी निभाते हैं और अपनी सहमति या असहमति देते हैं, यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी कहलाता है। आप लोग सुनिए ध्यान से। आपको पता है स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर अभी यानी प्रत्यक्ष यानी प्रजातंत्र है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहां संभव होता है जो जहां छोटे राज्य होता है, ग्रामीण छोटे छोटे राज्य में जो है ये मतलब छोटे देश में यहां जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी जो है संभव है। लेकिन ऐसा दुनिया में एक ऐसा ही देश है स्विट्जरलैंड, जहां पर एक ही ऐसा देश है जहां पर जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी है, ठीक है। और आपको पता है अपना भारत में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के पहले बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद जो है हम यानी अप्रत्यक्ष की बात करेंगे। तो देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि लोग यानी अपना सहमति देता है, ठीक है, अपना अनुभव बताते हैं। हर एक चीज मतलब किसी भी बिंदु, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, उसमें जो अपना यानी बात रखते हैं, सार्वजनिक मामले में अपने बात को रखते हैं, ठीक है। या सही तर्क हो या गलत तर्क हो, जो अपने बात रखते हैं उसी को हम लोग यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहेंगे। नागरिक द्वारा यानी किसके द्वारा? यानी नागरिक द्वारा। हाँ, आगे देखिएगा, ये प्राचीन भारत में लिच्छवी गणराज्य चीन क्या था यानी सायनायन में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी प्रचलित थी, ठीक है। पहले यानी आधुनिक, पहले किसकी बात कर रहे हैं? प्राचीन की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एक कहां क्या है, यानी स्विट्जरलैंड ऐसा एक देश है जहां पर यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अभी चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता हो गया प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है कि लोग यानी आम लोग यानी अपना बात यानी सार्वजनिक मामले में अपनी बात को यानी रखते हैं, ठीक है। चाहे उसका सही हो या गलत हो, अपने बात को यानी रखते हैं। सभी यानी आदमी से यानी ओपिनियन लिया जाता है। सभी लोगों से यानी क्या, सभी जनता से क्या लिया जाता है? यानी ओपिनियन लिया जाता है। जिसमें अच्छा होगा उसके बाद को यानी सिलेक्ट किया जाता है। तो देखिए, ये जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। बड़े देशों में ये जो है मतलब बिल्कुल असंभव है। जैसे अपना भारत की बात करें, अगर हम लोग यहाँ कितना पॉपुलेशन है, अगर एक एक आदमी से अगर सहमति लिया जाए तो होगा, इस तरह नहीं हो पाएगा। तो ये जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे इकाइयों में ये होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, और आपको पता है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी किसको कहते हैं? बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसके बारे में देखिए, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन या संचालन कराती है। प्रजातंत्र को आमतौर पर यानी क्या है, एक शासन तंत्र के रूप में यानी स्वीकार किया गया। इस संदर्भ में प्रजातंत्र सरकार का एक संगठन है। देखिए, प्रजातंत्र का आप लोग मतलब समझ रहा, अप्रत्यक्ष आपको समझ में आ रहा है। देखिए, अप्रत्यक्ष उसको कहते हैं जिसमें हम लोग जो वोट करके यानी वोट करके किसी अच्छे यानी नेता को चुनते हैं, उसको यानी हम लोग सौंप देते हैं। वो जो निर्णय होगा वो हम लोग के लिए यानी बेटर होगा। तो ये जो है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ऐसा होता है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जस्ट इसका ऑपोजिट है, यानी आम लोगों से जो है इसका यानी ओपिनियन लिया जाता है। समझ में आ रहा है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग जनता के द्वारा यानी जनता के द्वारा किसको चुनते हैं? नेता को चुन करके हम लोग जो है बिल्कुल सदन भेजते हैं या आपका यानी राज्य में मतलब भेजते हैं। तो उसको जो है यानी इसी को ही जो क्या कहा जाता है यानी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। किसको? यानी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी किसको कहेंगे? जिसमें आम लोग, जनता यानी क्या करता है,
चुने द्वारा यानी किसी नेता को यानी प्रतिनिधि को यानी चुनता है, इसी को जो है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहेंगे। अपना भारत में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र चलता है, जो जनता द्वारा निर्मित, नियंत्रण एवं संचालन होता है। प्रजातंत्र राज्य के रूप में वो व्यवस्था जिसमें संप्रभुता जनता निवास करती है, शासन व्यवस्था का अंतिम अधिकार एवं निर्णय जनता के हाथ में रहता है। इसीलिए मतलब हरनसा ने कहा है कि इसमें समस्त जन समूह पर संप्रभुता अधिकार होता है। तो ये जो था वो आपको बताया कि प्रजातंत्र के बारे में अभी हम बता रहे थे, ये वाला पॉइंट आपका प्रजातंत्र था, लेकिन आपको ऊपर में जो बताइए अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीली क्रांति से आप यानी क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। पीली क्रांति के बारे में आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं। देखिए पीली क्रांति से मतलब क्या होता है, यानी तेलहन उत्पादन से, ठीक है, तेलहन उत्पादन, तेलहन की फसलें के अद्भुत उत्पादन लक्ष्य सामने देखते रखने हेतु पीली क्रांति का नाम दिया गया था। भारत में तेलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। यह सरसों, तेसी, रसोई मतलब राई, कुसुम और सूर्यमुखी द्वारा तेल निकाला जाता है। तो देखिए पीली क्रांति में जैसे पहले जो है मतलब क्या था, यानी उतना यानी उत्पादन नहीं होता था, किसका, यानी सरसों, तीसी, राई, कुसुम, ये सब चीज का जो है उत्पादन बहुत कम होते थे। लेकिन जैसे यानी इसका क्रांति हुआ, पीली क्रांति आया, ठीक है, तब वो जो है ये जो है काफी यानी उत्पादन में इसका बढ़ोतरी हुई। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। जिससे पीली क्रांति अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ये दलहन उत्पादन से है, सरसों उत्पादन से, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, विविधता में मतलब विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अपना भारत क्या है, विविधता में एकता है, एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। लेकिन यहाँ जो अपना भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अलग जाति के लोग रहते हैं, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यानी अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो है अपना यानी भाईचारा देखने को मिलता है। लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे मतलब कहीं कहीं हो जाता है, अलग सी बात है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात हुआ करता है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है जो मतलब नास्तिक अकले का होता है, जिसको कम होते हैं, जब कम एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो जो है कभी हिंदू मुस्लिम ऐसा वैसा लेकर के आते हैं, ठीक है, फलना ठिकाना जो भी है। और बट अगर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन होंगे, वो कभी ये हिंदू मुस्लिम इस सब पे कभी वो चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद उस चीज को समझ रहे हैं कि अपना भारत में जो है विविधता में एकता यानी समझा जाता है। अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे मतलब दोस्त यारी होता है जो एक दूसरे के साथ ऐसा दोस्ती करते हैं कि आप यानी नहीं कह पाएंगे कि आखिर ये मतलब अदर कास्ट के हैं या ऐसा। तो ऐसा अपना भारत में नहीं देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का यहाँ क्या एकता देखने को मिलता है। ये चीज आपको कह रहा है, यानी विविधता में से एकता आपको ये है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और क्या समझाएंगे आपको, इतना बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। समानता को यानी परिभाषित करें। समानता मतलब क्या? समान। पहले समानता का साधारण भाषा समझिए, इसका मतलब क्या होता है, समान। साधारण भाषा में समानता का अर्थ क्या होता है? जब सब व्यक्ति को यानी समान दर्जा, सबकी आय एक जैसी हो, एक ही प्रकार के जीवन यापन करे, पर यह संभव नहीं। लास्की ने कहा था, समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को यानी समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए तो समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए समानता का अर्थ है, इसका मतलब कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे, सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। यानी सबको क्या मिले, यानी उन्नति के अवसर यानी प्राप्त हो, उसी को जो है समानता का यानी परिभाषित यानी समानता कहा जाता है। लेकिन यहाँ आपको जो है क्या कहा है, किसके द्वारा यानी कहा गया था? लास्की के द्वारा एक सही पॉइंट कहा गया था। अगर एक ईंट ढोने वाला एक मजदूर और एक गणितज्ञ विज्ञान साइंटिस्ट का अगर आय की बात करें अगर समान हो, तो ये इम्पॉसिबल है यार। कोई भी इंसान मतलब इतना मेहनत यानी जितना जो स्ट्रगल करते हैं वो उतना पाएंगे। तो समानता का अधिकार है क्या? मतलब सबको क्या उन्नति का समानता मिले, उन्नति का, ठीक है, उन्नति का विशेष अधिकार यानी वाला वर्ग ना हो रहे और सबको उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो। तो ये जो हो गया आपको समानता को आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। समझने के बाद अगर आप लोग इसको नोट कर लेते हैं तो आई होप हमको लगता है कि आपका जो है 70 से 80% तो आपको यानी क्लास में ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारत में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, आप लोगों को पता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, कभी हम वोट करते हैं, आम लोग नहीं करते हैं। आम लोग इसमें जो क्या होता है, किसका वोट होता है? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से किया जाता है। यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। तो इसमें कोई आम लोग जो है कोई वोट नहीं करते हैं। इसमें जो है जो हम लोग संसद चुनते हैं, जो नेता जो चुनते हैं, चुन के भेजते हैं संसद, तो उन्हीं लोगों से जो है इसका क्या किया जाता है? दोनों सदनों द्वारा यानी समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से किया जाता है, दोनों सदनों द्वारा, ठीक है। तो बिल्कुल आई होप इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्या 6 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसके बारे में
में आप लोगों को बहुत बार चर्चा भी किए हैं। आप लोगों को पता होगा वीटो क्या है। देखिए वीटो जो आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या कितना है, यानी 15 है, ठीक है। तो 15 में क्या है, 5 को यानी अस्थायी अध्यक्ष मतलब अस्थायी बोला जाता है और 10 को यानी जो अस्थायी है। देखिए 5 अस्थायी जो है, जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है, यानी 5 है। उन अस्थायी सदस्यों की संख्या को जो है वीटो प्राप्त है, यानी वो परमाणु बम का यानी बना सकता है, वो हर एक चीज मतलब कर सकता है, यानी उसको जो है शक्ति प्राप्त है। मात्र 5 ही ऐसा देश है जिसको यानी वीटो का यानी जो है प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 है अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रतिक्रिया के संबंध में पर कोई निर्णय तभी लिया जाएगा जब 15 में से 9 सदस्यों का यानी सकारात्मक मत होंगे। 15 में से 9 का जो सकारात्मक मतलब जो वोट देंगे वो, परंतु वही जो है मतलब निर्णय सही होगा, ठीक है। परंतु अन्य महत्वपूर्ण मामलों में जिनमें आर्थिक या सैनिक कार्रवाई शामिल है, किसी निर्णय के लिए 5वीं अस्थायी सदस्यों का मत भी अनिवार्य है। इस प्रकार क्या होता है, किसी भी अस्थायी सदस्य का नकारात्मक मत होने की स्थिति को सुरक्षा परिषद में कोई यानी सक्षम कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इसी को यानी निषेधाधिकार यानी वीटो कहा जाता है। यानी ठीक है, आपको बताया कि हम बताए आपको कि 5 यानी ऐसे जो है मतलब 5 यानी ऐसे देश है जिसको यानी वीटो का यानी शक्ति प्राप्त है। बस आपको इतना याद रखना है और इन चीज को अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। बस बाकी आपका याद हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसके वो भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जितने क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखिए गुटनिरपेक्ष का अर्थ बताना आपको। देखिए गुटनिरपेक्षता का अर्थ तात्पर्य राष्ट्रों के गुटों से दूर रहकर अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र विदेश नीति का यानी पालन करने से है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विश्व 2 यानी विरोधी खेमे में अमेरिका और रूस में विभाजित हो गया था, किसमें यानी अमेरिका और किसमें रूस में विभाजित हो गया था, तब भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कि भारत जैसे देश यानी जो तीसरी दुनिया का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो यानी विकासशील देशों के श्रेणी में रहता है उसको तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में क्या अमेरिका अलग गुट बन गया था, रूस अलग गुट बन गया था, अमेरिका में बहुत सारे देश आ गए थे, रूस में भी बहुत सारे देश यानी शामिल हो गए थे। तो ये जो है गुटनिरपेक्षता का, और आप यहीं से जो है एकल ध्रुवीयता यहीं से कायम होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका जो है एक ध्रुवीयता यानी कायम कर दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो ये तो जो आपको यानी अभी जो समझाएं आपको वीटो जो है यानी गुटनिरपेक्ष का अर्थ, आपको ये पूरा इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, पंचशील क्या है। देखिए पंचशील के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। पंचशील किन किन देशों के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था, 28 जून 1954 को हुआ था। कब हुआ था, 28 जून 1954 को जो है ये हुआ था। भारत तथा चीनी प्रधानमंत्रियों के बीच यानी पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पंचशील सिद्धांत का मतलब क्या होता है, यानी 5 सिद्धांत को रखा गया था, ठीक है। 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत को रखा गया था। इसमें पहला सिद्धांत क्या था आपको बता देते हैं कि एक दूसरे के प्रादेशिक या अखंडता तथा सर्वोच्चता सत्ता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, ये आपको पहला पॉइंट इसका रहा। दूसरा, एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट इसका, एक दूसरे के आंतरिक मामले में यानी जो आंतरिक घरेलू मामला होगा उस पर कोई हस्तक्षेप ना करेंगे। चौथा पॉइंट था इसका, समानता और पारस्परिक लाभ ग्रह के सिद्धांत के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना, ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व द्वारा यानी मतलब द्वार का यानी सिद्धांत। ये यानी 5 सिद्धांत था और इन 5 सिद्धांत को जो रखा गया था। लेकिन जो मतलब बताए ना नल्ला चीन जो क्या कर दिया था 1962 में अपना भारत पर फिर से यानी आक्रमण कर दिया था। तो ये जो इसका यानी नीति है ये, ठीक है, ये खुद कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम लोग मिले जुले हैं, लेकिन बाद में ये फिर मतलब क्या कर देते हैं, आक्रमण करते हैं, पीठ पीछे वार कर देते हैं। तो ये चीन का नीति है। आप लोग को तो खुद समझ में आ गया। पंचशील समझौता कब आपसे सवाल पूछेंगे कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था, 28 जून 1954 को हुआ था। इतना भी आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं गठबंधन के सरकार किसे कहते हैं। तो गठबंधन की सरकार तो बिल्कुल आप लोग समझते होंगे। गठबंधन की सरकार एक या दो से मतलब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर या क्या बनता है, एक सरकार गठित करते हैं, बनाता है, उसी को यानी गठबंधन का सरकार कहता है। बिल्कुल आपको समझना है। एक से अधिक यानी एक या 2 से 1 या 2 जो पार्टी मिल करके क्या बनते हैं, गठबंधन बनाते हैं, और इसी को जो है गठबंधन का सरकार कहते हैं। अभी भी अपना बिहार में जो गठबंधन का सरकार है आप लोगों को पता होगा, पहले था यानी किसके साथ, बीजेपी के साथ था, लेकिन अभी जो है किसके साथ है, यानी आरजेडी के साथ है। तो चलिए, तो ये गठबंधन के बारे में अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा जो भी आप लोग का। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ क्या है। देखिए आपको पता है भारत में 28 राज्य है,
8 जो है आपका यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप लोगों को भूलना नहीं है। और आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है, यानी केंद्र का यानी क्या होता है, जहां पर केंद्र का नजर रहता है, यानी केंद्र डायरेक्ट कोई भी योजना हो, किसी भी चीज का हो, डायरेक्ट वो केंद्र शासित प्रदेश में यानी केंद्र सरकार देते हैं, ना कि वो राज्य सरकार को भेज देते हैं और तब वो राज्य सरकार वो करते हैं। तो राज्य मतलब जो होगा राज्य में हो जाता है राज्य सरकार का, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र का नजर होता है। ये चीज आपको सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा, बस इतना ही अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और आज का क्लास में हम लोग पार्ट 1 को कवर किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये अगर 10 क्वेश्चन अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, इसी तरह का आपको पार्ट वाइज पार्ट हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपको बता देंगे कि आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार का भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही आपका कवर किया गया है और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स में। जो बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक करके एक बार अपने दोस्तों को जम करके शेयर कर देंगे। आगे देखिएगा, आपको बता दें कि हम लोग जो है बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स देते हैं, मॉडल पेपर देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा चीज आपको हम यानी दे रहे हैं। मात्र देखिए वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह सारा चीज आपको यानी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि ये सारा चीज का सुविधा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप घर बैठे अगर बिहार बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं, बिहार बोर्ड के टॉपर बनना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट आप बिल्कुल यानी ले सकते हैं। मात्र हम लोग इसका 1399 रुपया प्राइस है, बट इसका अभी प्राइस हम लोग घटा करके मात्र यानी 499 रुपया कर दे। उसमें भी आप लोगों को कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, लगभग आपको ये सारा डिस्काउंट देकर के मात्र 199 रुपया में ये सारा नोट्स वगैरह सारा चीजें यानी प्रोवाइड कर रहे हैं 199 रुपया में। जो भी बच्चा अगर आप लोग अगर लेना चाहेंगे नोट्स वगैरह पीडीएफ, अगर रेगुलर अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फोन पे, पेटीएम करके, गूगल पे यानी किसी माध्यम से आप हमें 199 रुपया में आप पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट करके इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। उसके बाद आपको यानी नोट्स वगैरह सारा चीज यानी आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको एप्लीकेशन पे ये सारा चीज की सुविधा दी जाएगी। तो बहुत बड़ा यानी अवसर है आपके लिए। पहले पिछले साल हम लोग यानी फ्री में बच्चों को यानी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन इस बार जो आप लोग से यानी कुछ कॉस्ट लिया जाता है, इसीलिए कॉस्ट लिया जाता है क्योंकि काफी यानी हम लोग को एप्लीकेशन मैनेजर को देना पड़ता है, साथ में एप्लीकेशन बनवाने में जो इतना खर्च हुआ है, तो उन चीजों का थोड़ा सा बहुत यानी जो आप लोग से यानी चार्ज किया जाता है। नहीं तो ऐसे आप लोग को पिछले साल भी हम सभी बच्चों को जो है फ्री प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि सुविधा होता था। व्हाट्सएप में देना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, एक बच्चा नहीं है, बहुत यानी हजारों में बच्चे आते हैं, तो ऐसे में काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।